जेपीएससी एई प्री में आपका स्वागत है। सॉरी, जेपीएससी एई मेंस में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है स्टील का। रोल्ड स्टील सेक्शंस आर क्लासिफाइड एज। रोल्ड स्टील सेक्शन आपके मेनली चार तरह के होते हैं। चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन, कॉलम्स एंड बीव्स। तो यहाँ पे एंगल सेक्शन होंगे और ये भी एंगल है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा आंसर। सेव एंड नेक्स्ट। For steel construction where secondary effects are considered without wind or earthquake loads, the permissible stresses on the members or connection as specified may be exceeded by। तो जब अर्थक्वेक लोड को नहीं कंसिडर करते हैं तो परमिसिबल स्ट्रेस कितना बढ़ जाता है कनेक्शन में। कनेक्शन मतलब रिवेट बोल्ट्स में कितना परसेंट बढ़ जाता है, तो उसका आंसर होगा 25%। अगर हम कंसिडर्ड भी करते हैं अर्थक्वेक लोड तो भी कनेक्शन मेंबर में 25% इंक्रीज कर जाता है, और जो डिजाइन मेंबर्स जैसे फ्लेट्स एंड प्लेट्स हैं उसमें 33.33% इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है अर्थक्वेक लोड, के बावजूद भी 25% इंक्रीज करेगा। सेवन नेक्स्ट। A plate used for connecting two or more structural members intersecting each other is called। ये सबको पता होगा गसेट प्लेट। बेस प्लेट तो हम फाउंडेशन में यूज करते हैं, आरसीसी फाउंडेशन में, और कॉलम को अटैच करने के लिए। एंकर प्लेट जो केबल्स होते हैं उनको एंकरिंग करने के लिए हम एंकर प्लेट यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गसेट प्लेट। ए बीम इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू। देखिए, बीम में ट्रांसवर्स लोडिंग होता है, कॉलम में एक्सियल एंड एसेंट्रिक लोडिंग होता है। तो एक्सियल लोडिंग मतलब कॉलम हो गया, बीम मतलब ट्रांसवर्स लोडिंग। द मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ स्टील फ्रेमवर्क फॉर द ग्रेटेस्ट रिजिडिटी एंड इकोनॉमी इन वेट इज नोन एज। ग्रेटेस्ट रिजिडिटी हो इकोनॉमी हो। ठीक है, सिंपल डिजाइन आपका अनइकोनॉमिकल होता है। सेमी रिजिड डिजाइन तो उससे थोड़ा सा कम अनइकोनॉमिकल होता है, फुली रिजिड डिजाइन होता है इकोनॉमिकल होता है। सिंपल डिजाइन में मूवमेंट का ट्रांसफर नहीं होता है, सेमी रिजिड में पार्शियल होता है, फुल रिजिड में मूवमेंट का ट्रांसफर होता है। तो इकोनॉमी है तो इसका मतलब फुल रिजिड डिजाइन होगा ये। परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेसेस इन स्टील। मेगा पास्कल में हमें पता है 180 मेगा पास्कल होता है, उसको किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1890 आ जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस। देखिए, बेंडिंग स्ट्रेस 180 किलोग्राम 180 मेगा पास्कल होता है। और अगर आयरन की ग्रेड के हिसाब से देखेंगे Fe250 Fe415 के लिए, अगर Fe250 है और डायट 20 mm तक है तो उसमें 140 मेगा पास्कल होता है। अगर 20 mm से अधिक हो जाता है तो ये 130 हो जाता है। और Fe415 के लिए ये आपका 230 हो जाता है। उसमें डाई का कोई रेंज नहीं दिया है। ये बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस था। अगर उसी को बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस देखते हैं तो Fe250 के लिए 140 के 130 हो जाएगा, और Fe415 के लिए 190 मेगा पास्कल हो जाएगा। और सिंपल पूछा है, कुछ नहीं दिया है, तो परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील 180 मेगा पास्कल होगा। ओके, आंसर इसका भी होगा। द हेवीएस्ट आई सेक्शन फॉर द सेम डेप्थ। देखिए, आई सेक्शन 5 प्रकार होते हैं। ISLB, ISMB, ISHB, ISWB, एक ISJB होता है जिसमें इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम बोलते हैं। ये लाइट वेट बीम है, ये मीडियम वेट बीम है, ये हैवी वेट बीम है, और ये वाइड फ्लैंज है। सेम डेप्थ के लिए हेवीएस्ट कौन होगा? ISHB होगा। स्टैंडर्ड लोड्स, लोड्स के लिए IS 875। देखिए, 875 में 5 प्रकार के पार्ट आते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट पार्ट 1 से पार्ट 5। पार्ट 1 डेड लोड, पार्ट 2 लाइव लोड, पार्ट 3 विंड लोड, पार्ट 4
स्नो लोड और पार्ट फिफ्थ स्पेशल लोड। लेकिन अर्थक्वेक लोड जो होता है उसका जो कोड है IS 1893 है। तो लोड के लिए यहाँ पे IS 875 है। मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेन स्टील मेंबर नॉट एक्सपोज टू वेदर इच। अगर एक्सपोज किया होता है वेदर तो 8 mm से कम नहीं होता। यहाँ पे एक्सपोज नहीं किया है, मतलब नॉर्मल कंडीशन है, इसलिए 6 mm होगा। परमिसिबल स्ट्रेसेस एंड एक्सियल टेंशन। देखिए, एक्सियल है, टेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, एक्सियल में वो होता है 0.6 FI। बियरिंग होता है तो 0.7 FI, 0.75 FY। अगर बेंडिंग होता है वो भी कंप्रेशन या टेंशन में तो होता है 0.66 FY। और सीयर के लिए पूछा तो 0.4 FI होता है। यहाँ पे 0.6 FY एक्सेल टेंशन में। अच्छा, एक और होता है कि स्ट्रेस इन स्लेब बेस में कितना होता है, तो उसके लिए डायरेक्ट होता है, वो FI पर डिपेंड नहीं करता है। 185 मेगापास्कल। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेयरिंग स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस का रेशियो नहीं, यील्ड स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस का रेशियो ये हो सकता है। टेंसाइल एंड वर्किंग स्ट्रेस का रेशियो नहीं, कंप्रेसिव वर्किंग, तो ये यील्ड स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस। देखिए, वर्किंग स्ट्रेस को हम परमिसिबल स्ट्रेस भी बोलते हैं। लोड फैक्टर विंड एंड सिस्मिक लोड कितना अप्लाई करते हैं? 2.2 तो कहीं आपने देखा भी नहीं होगा, 1.5 आएगा। ठीक है, डेड लोड अगर लाइव लोड होता तो 1.5 होता। डेड लोड और विंड लोड होता तो भी 1.5 आता। अगर लेकिन डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड का कॉम्बिनेशन होता तो 1.2 आता। परमिसिबल स्ट्रेसेस में भी अभी मैंने बताया कि परमिसिबल स्ट्रेसेस वर्किंग स्ट्रेस के बराबर होता है। वर्ल्ड स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस का रेशियो फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एज पर IS 800 द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अडॉप्टेड विद रिस्पेक्ट टू द यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील। स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा 800 में। देखिए, हम अगर RCC IS 456 की बात करें वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वहाँ पे स्टील के लिए 1.8 होता है, कंक्रीट के लिए 3 होता है। यहाँ पे IS 800 दे रखा है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे स्टील के लिए यहाँ पे हो जाएगा 1.60। ओके, अगर बीम, शॉर्ट कॉलम और टेंशन मेंबर बोले तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.67 भी लेंगे। अगर लॉन्ग कॉलम बोलते हैं तो वहाँ पे 1.92 लेते हैं। इसी प्रकार से पार्शियल सेफ्टी का फैक्टर होता है, जो कि हम जानते हैं कंक्रीट के लिए 1.5 होता है और स्टील के लिए 1.15 होता है। पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर के बारे में बता रहे तो एक बात और बता देता हूँ कि सॉफ्ट रिवेट होता है, फील्ड फैब्रिकेशन होता है। सॉफ्ट फैब्रिकेशन है, फील्ड फैब्रिकेशन होता है। तो रिवेट हो चाहे बोल्ट हो चाहे वेल्ड हो, तो सॉफ्ट फैब्रिकेशन में 1.25 ही होगा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। लेकिन फील्ड फैब्रिकेशन में कई चेंज होता है। कहाँ पे चेंज होता है? जैसे बोल्ट का हो चाहे रिवेट का हो तो उसके लिए तो 1.25 ही रहेगा। लेकिन वेल्डिंग के केस में फील्ड फैब्रिकेशन में 1.5 हो जाता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मतलब हर जगह सिर्फ 1.25 है, बस फील्ड फैब्रिकेशन में वेल्ड की जगह पे 1.5 हो जाता है। और पार्शियल सेफ्टी ऑफ सेफ्टी अगर रेजिस्टेंस गवर्न बाई यील्डिंग हो या बकलिंग हो या अल्टीमेट स्ट्रेस हो, एकदम गामा एम जीरो आपने कभी देखा होगा क्वेश्चन लगा इसमें, उसकी वैल्यू बकलिंग और यील्डिंग 1.1 होती है, जबकि अल्टीमेट स्ट्रेस के केस में 1.25 है। ये हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात कर रहे थे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा था यील्ड स्ट्रेस में। ओके, फिर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑन स्टील स्ट्रेसेस अभी मैंने बताया कितना होगा, 1.5 तो कंक्रीट के लिए हो जाएगा, 1.15 हो जाएगा। 1 क्यूबिक मीटर आप हमें डेंसिटी पता है। डेंसिटी बराबर होता है स्टील का माइल्ड स्टील का 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1 क्यूबिक मीटर दिया है तो मतलब डेंसिटी बराबर मास बाई वैल्यूम। वैल्यूम के लो 1 क्यूबिक मीटर होगा तो डेंसिटी बराबर मास हो जाएगा, तो मास बराबर कितना हो जाएगा, वेट कितना हो जाएगा, 7850 किलोग्राम हो जाएगा। परसेंटेज इंक्रीज, कार्बन के परसेंटेज इंक्रीज करने से क्या होता है? देखिए,
कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज करता है तो ग्रेड ऑफ द स्टील इंक्रीज करता है। जैसे ग्रेड ऑफ द स्टील इंक्रीज करता है वैसे ही स्ट्रेन डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, स्ट्रेन डिक्रीज करने लगता है मतलब डक्टिलिटी डिक्रीज करती है। तो कार्बन की स्टील कंटेंट इंक्रीज करने से डक्टिलिटी डिक्रीज करती है, लेकिन हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड ब्रिटलनेस इंक्रीज कर जाती है। ओके, द कॉमन assumption that all rivets share equally a non-eccentric load is valid at L load। अब देखिए एजम्पशन क्या होता है, दो तीन एजम्पशन है। पहला एजम्पशन है कि रिवेट के केस में कि ऑल द रिवेट्स टेक द सेम स्ट्रेसेस लोड्स और सेम शियर स्ट्रेस होगा, ये एजम्पशन होता है। और ये एजम्पशन कहाँ तक वैलिड है, इक्वल टू द फेल्योर लोड तक वैलिड है। हालांकि शियर स्ट्रेस जो बाहर के आउटर रिवेट्स होते हैं वो ज़्यादा लेते हैं, लेकिन एजम्पशन यही है जो लोड होगा रिवेट इक्वली शेयर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड साथ में ही शियर स्ट्रेस भी इक्वल होगा। तो ये एजम्पशन जो है वैलिड इक्वल टू फेल्योर लोड तक। फेल्योर लोड बोलिए या आप बोलिए इसे अल्टीमेट। ओके, नेक्स्ट, रोल्ड स्टील टी सेक्शंस आर यूज्ड एज। देखिए टी सेक्शंस है तो इस टी सेक्शन को हम टैंक में यूज करते हैं। तो रेक्टेंगुलर टैंक ये देखिए विथ फ्लैट स्ट्रिप्स टू कनेक्ट प्लेट्स इन स्टील रेक्टेंगुलर टैंक्स। टैंक्स में अगर प्लेट को कनेक्ट करना है तो टी सेक्शन का यूज करके हम यूज करते हैं। नेट द पी इज द विंड प्रेशर इन किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। विंड प्रेशर कितना होगा, ये तो होगा नहीं के अपन पी स्क्वायर, ये के अपन बी स्क्वायर भी नहीं होगा। हमने पढ़ा है कहीं पे पी बराबर 0.6 वी जेड स्क्वायर, तो के मतलब 0.6 हो जाएगा। वी जेड ये जो होता है इसकी वैल्यू होती है वी बी K1 K2 K3। वी बी होता है आपका बेस स्पीड, K1 K2 K3 कॉन्स्टेंट होते हैं। जैसे पहला K1 होता है वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर या रिस्क कोएफिशिएंट फैक्टर होता है, जबकि K2 हाइट वाला होता है मतलब स्ट्रक्चरल साइज फैक्टर पर होता है, एंड K3 आपका टोपोग्राफी फैक्टर। व्हेन द इफेक्ट ऑफ विंड आर थ्रू लोड इज टेकन, मैंने बताया था परमेंट स्ट्रेसेस इन रिवेट्स। रिवेट्स मतलब यहाँ पे कनेक्शन की बात है, लो या ना लेते विंड लोड तो भी 25% इंक्रीज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ले रहे हैं तो रिवेट के केस में आपका 25% इंक्रीज करेगा। एंड अगर डिजाइन मेंबर का होता तो वहाँ पे 33.32%। ओके, एज पर आईएस स्पेसिफिकेशन विच आर द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्ट्रक्चरल स्टेज टेकन इन रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ग्रेड। देखिए ग्रेड के यूनिट मास ऑफ स्टील या मॉडुलस ऑफ स्टील या पॉइजन रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं। यूनिट मास कितना होता है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ मेगा पास्कल होता है। पॉइजन रेशियो इलास्टिक लिमिट के केस में 0.3 होता है और प्लास्टिक रेंज में आपका 0.5 होता है। मेन एडवांटेज क्या होता है, इट हैज हाई स्ट्रेंथ, इट्स गैस एंड वाइटर टाइटनेस, इट्स लॉन्ग सर्विस लाइफ। यहाँ से आपको पता चल जाएगा। देखिए स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो आपका स्टील का ज़्यादा होता है, तो ये भी सही है। और वाटर टाइटनेस क्यों, देखिए इसकी हाई डेंसिटी का गाड़ी वाटर टाइटनेस भी होता है, लॉन्ग सर्विस लाइफ होता है जिससे कोरोजन नहीं होता ज़्यादातर। ये ऑल ऑप्शन आते हैं। रोल्ड स्टील बीम्स आर मेनली यूज टू रेजिस्ट बेंडिंग स्ट्रेस। देखिए यूज एज इंडिपेंडेंट सेक्शन टू रेजिस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस को। देखिए जब बीम होगा तो बेंडिंग स्ट्रेस को रेजिस्ट करेंगे, वही रोल्ड स्टील बीम। अगर उस रोल्ड स्टील बीम को अगर हम कॉलम के रूप में स्टड के रूप में यूज करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेस लेगा। और वही अगर हम ट्रस में जैसे स्टड टाई मेंबर होते हैं सारे तो टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट करेंगे। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन सॉल्व करें।
rolled steel angles are classified as इक्वल एंगल, अनइक्वल एंगल, बल्ब एंगल। ये बल्ब एंगल का यूज हम वहाँ पे करते हैं सिप बिल्डिंग में। ये वेब की ओर से प्रोजेक्शन होता है जिसके कारण हाई रेजिस्टेंस होती है, इसकी स्टिफनेस ज़्यादा होती है, तो ये बल्ब एंगल वहाँ पे यूज करते हैं। तीनों ऑप्शन सही है। द परमिसिबल स्ट्रेसेस टू विच स्ट्रक्चरल मेंबर कैन बी सब्जेक्टेड टू नोन एज। भाई परमिसिबल स्ट्रेस मतलब वर्किंग स्ट्रेस दोनों बराबर होते हैं। एच पर ऐसा ही रोल्ड स्टील बीम सेक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू, मैंने चार बताया था आपको, चार प्रकार के केस होते हैं, मेनली चार ही होते हैं। पहला आपका बीम्स, दूसरा चैनल, तीसरा आपका कॉलम और चौथा आपका एंगल होता है। तो बीम में 5 होते हैं, ISJB, ISLB, ISMB, ISHB, ISWB। इसी प्रकार एक एंगल में आपको बता दिए इक्वल अनइक्वल एंगल्स, कॉलम में भी हो जाएंगे एंड चैनल में भी ऐसे 5 हो जाएंगे। तो 5 सीरीज नहीं होते, 4 सीरीज। 4 सीरीज की बात की थी। द चैनल्स गेट ट्विस्टेड सिमेट्रिकली विद रिगार्ड टू इट्स एक्सेस। ये चैनल सेक्शन ऐसे होता है, अगर इसी को कि जो पैरेलल टू जो वेव है इसको इसके अबाउट रोटेट कर दे तो कुछ ऐसे ही बनेगा। तो ये सिमेट्रिकली होता है, ट्विस्ट करता है, तो पैरेलल टू वेव होगा, वेव के अबाउट रोटेट करना। बल्ब एंगल्स अभी मैंने बताया था, कॉलम में नहीं, ब्रिज में नहीं, सिप बिल्डिंग में। सिप में यूज करते हैं, मैंने बताया क्यों, क्योंकि इसकी जो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, स्टिफनेस ज़्यादा होती है, और बल्ब एक प्रोजेक्शन होता है वेब में, डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। द एवरेज शियर स्ट्रेस और रोल्ड बीम सेक्शन, देखिए मैंने एवरेज शियर स्ट्रेस बताया था 0.4 FI होता है। FI के लोग 250 लिखते हैं, माइल्ड स्टील जनरली लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, FI रखेंगे तो 0.4 टू 80 100 के करीब आ जाएगा, तो किलोग्राम परसेंटेज को तो 1000 के करीब आ जाएगा। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर कॉलम इज ट्यूबुलर सेक्शन होगा, जो होगा ट्यूबुलर सेक्शन, समझिए उसकी बकलिंग रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, सेम रेडियस सब जाए इसमें कारण। स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्ट टेंसाइल फोर्स इन डायरेक्शन पैरेलल टू इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस जनरली नोन एज टेंसाइल, मतलब 32 आंसर इसका ऑप्शन सर करेक्ट होगा। द वन दैट हैज लीस्ट कार्बन कंटेंट इज, इसका आंसर होगा रॉट आयरन, मतलब लीस्ट कार्बन कंटेंट मतलब प्योर फॉर्म मतलब रॉट आयरन। इसमें कितना होगा, 0.08% से कम होता है। माइल्ड स्टील में 0.12 से 0.25% होता है। ये दोनों डक्टाइल होते हैं, और कास्ट एंड स्टील ब्रिटल होते हैं, इसमें होता है 2 से 4%, इसमें होता है 4 से 4.7, 4.7। तो रॉट आयरन में 0.08% से कम होता है। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन दैट ऑफ कंक्रीट, इट इंडिकेट्स इलास्टिसिटी मोर है, इसका मतलब मोर इलास्टिक होगा, गलत हो गया, मोर प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक मोर इलास्टिक का मतलब ये नहीं हो कि लेस प्लास्टिक ना दीजिए। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपन स्ट्रेन, अगर सेम स्ट्रेन है तो स्ट्रेस क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब मोर इलास्टिक होगा। मोर इलास्टिक का मतलब लेस प्लास्टिक नहीं होता है, मोर इलास्टिक मोर इलास्टिक। एक रिलैक्स फुटिंग द मैक्सिमम शेयर फोर्स अकर्स, ये रिलैक्स फुटिंग होता है जिसमें एक कॉलम होता है, कॉलम के नीचे बेस प्लेट होता है, फिर बीम होता है, पूरा फुटिंग होती है। तो शियर फोर्स जो मैक्सिमम होता है वो एट द एज ऑफ द गिलाज बीम नहीं होता है, एट द एज ऑफ द बेस प्लेट पे होता है। यहाँ पे सेंटर ऑफ बेस प्लेट है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो सेंटर पे शियर फोर्स तो जीरो हो जाता है बीम में, इतना ना जीरो होगा। शियर फोर्स जो मैक्सिमम होगा एच पे होगा, एज ऑफ द बेस प्लेट। प्लग एंगल, प्लग एंगल क्या करते हैं,
यूज्ड विथ सिंगल एंगल मेंबर, नॉट यूज्ड विथ डबल एंगल मेंबर, यूज्ड विथ चैनल मेंबर। सिंगल एंगल के साथ यूज करते हैं, मतलब डबल एंगल के साथ यूज नहीं करते, और चैनल मेंबर के साथ यूज करते हैं, तो ऑल ऑप्शन है। कास्ट आयरन मैन्युफैक्चर्ड बाय रिमोल्टिंग विद कोक एंड लाइमस्टोन। तो कास्ट आयरन बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये तो कास्ट आयरन ऑप्शन दीजिए तो गलत है। कास्ट आयरन बनाने के लिए हम यूज करते हैं आपका पिग आयरन, कोक लाइमस्टोन के साथ रिमेल्ट कर देते हैं। पिग आयरन मतलब कार्बन कंटेंट 4 से 4.7%, 4.7%। विंड लोड मैंने बताया था 5 पार्ट होते हैं, तो थर्ड पार्ट विंड लोड का होता है। A load value obtained by multiplying the characteristic load with the load factor is known as डिजाइन लोड। सिंपल सी है। अब इसका सोल्यूशन का हम आंसर देख लेते हैं, क्या रिजल्ट आया हमारा। आप सभी ने अगर कर लिया हो तो देख लीजिए। नेक्स्ट, फिर से मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। लोड स्टील सेक्शंस आर क्लासिफाइड एज, सारे एंगल्स तो सारे सेक्शन हैं। परमिसिबल स्ट्रेस अर्थ पे लोड कंसिडर करो, यानी कंसिडर करो तो 25% तो होंगे ही। तो कंसिडर कर लेते हो तो कनेक्शन में वोल्ट वोल्ट में तो आपका 25% इंक्रीज करता है, लेकिन स्टील मेंबर्स में आपके 33%, मतलब प्लेट हो गया, प्लेट हो गया उसमें 33.3। कैसेट प्लेट ही यूज करते हैं ज़्यादातर। ये बीम में ट्रांसफर लोड होता है। इकोनॉमिक मतलब रिजिड डिजाइन है, फुल रिजिड डिजाइन है। परमिसिबल स्ट्रेस 180 मेगा पास्कल होता है। हेवीएस्ट सेक्शन एच से पता चल रहा है। स्टैंडर्ड लोड्स आर्ट्स, लोड्स मतलब आर्ट्स हो जाता है, उसके 5 पार्ट होते हैं। अगर एक्सपोज नहीं है नॉर्मल कंडीशन में अच्छे हैं, अगर एक्सपोज होते तो प्लेट में मारते हैं। एक्सेल टेंशन या एक्सेल कंप्रेशन, एक्सीएल है मतलब 0.6 है, अगर बेंडिंग होती है तो फैक्टर सेट एल्स टू वर्किंग स्ट्रेस या वर्किंग परमिसिबल लोड फैक्टर 1.5 होता है। फैक्टर सेट 1.67 होता है। पार्सल फैक्टर सेफ्टी स्टील का 1.15, और कंट्री का 1.5 होता है। 78-50 किलोग्राम, ये तो मैंने बता दिया आपको। डक्टिलिटी और टफनेस डिक्रीज करती है, जबकि हार्डनेस स्ट्रेंथ और ब्रिटलनेस इंक्रीज करता है कार्बन कंटेंट के साथ। ये जंक्शन था इक्वल टू फेल्लोर लोड तक। इस सेक्शन को टैंक में यूज करते हैं। K v² हो गया, K1 K2 K3 था। प्रोबेबिलिटी फैक्टर, साइज फैक्टर एंड प्रोबेबिलिटी फैक्टर। फर्स्ट लोड ले रहे हैं तो रिवर्ट है तो 25%। ये कोई डिपेंड नहीं करता ग्रेड पे प्रॉपर्टीज। एडवांटेज यही है कि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, लॉन्ग सर्विस लाइफ होती है, वाटर टाइटनेस ज़्यादा होता है। तो स्टील भी मैं आपको जिस तरीके से टाइल में बड़े टेंसाइल, कार्बन स्टील, कंप्रेसिव, बीम की तरह स्टोर करेंगे। बल्ब एंगल्स, ये तीनों ये एंगल सेक्शन, ये वर्किंग फोर्सेज मैंने बता दिया। चैनल, बीम्स, एंगल्स एंड आई सेक्शन। पैरेलल टू ग्रेड बल्ब एंगल्स आर सी बिल्डिंग। एवरेज स्ट्रेस 0.4F5 250 से मल्टीप्लाई कर 1000 मेगा पास्कल आएगा, उसको किलोग्राम परसेंट स्क्वायर में करोगे तो 100 के करीब आएगा। सॉरी 100 मेगा पास्कल, उसको किलोग्राम परसेंट स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 के करीब आएगा किलोग्राम परसेंट स्क्वायर। ट्यूबलेट सेक्शन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि देखिए कॉलम में यूज करने में मतलब बकलिंग नहीं होनी चाहिए, और ट्यूबलेट में टॉर्सनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और सेम रेडियस ऑफ जायरेशन के कारण चारों तरफ तो बकलिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाता है, तो ट्यूबलेट सेक्शन। सेल फोर्स मतलब टाइम बट टेंशन बट टाइम से ही है, तीनों ऑप्शन से रिच कार्बन कंटेंट राउट एंड प्योर फॉर्म होता है। इलास्टिसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब मोर इलास्टिक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेस इलास्टिक, लेस प्लास्टिक हो जाएगा। कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। एक गिलास फुटिंग मैंने बताया कि बेस प्लेट और बीम दो चीज़ होता है, उसके ऊपर फुटिंग होती है, कॉलम होती है, हेवी लोड को ट्रांसफर करता है। तो बेस प्लेट के
एच पे मैक्सिमम होता है, जबकि बीम के सेंटर और एंड पे ये पर 0 होता है। यहाँ पर बीम दिया बेस प्लेट दिया तो मैक्सिमम रहता है, तो 0 के कारण यहाँ पे सेंटर ऑफ द गिलास बीम और सेंटर ऑफ द गिलास बीम होना चाहिए और एंड ऑफ द गिलास बीम होना चाहिए, 0 नहीं। अलग एंगल एक चैनल मेंबर ले लो, उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, या सिंगल एंगल मेंबर ले लो, उसके साथ भी अलग एंगल यूज करते हैं। नॉट यूज विद द डबल एंगल, डबल एंगल मेंबर के साथ अलग एंगल यूज नहीं करते हैं। अगर कास्ट आयरन को पिग बनाना है तो पिग आयरन और कोक को लाइमस्टोन को साथ में लेकर रिमेट कर। पार्ट थर्ड विंडोड में बताया डिजाइन वीडियो। ठीक है, सबमिट करते हैं। आप सोल्यूशन का देखते हैं। क्यू स्कोर 200%, निगेटिव मार्क्स 0, राइट को मार्क्स 78। 39 क्वेश्चन के 39 क्वेश्चन सही है। आप देख लीजिएगा आपका कितना सही है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि हम कैसे बताएं आपको, हम क्वेश्चन आंसर करा के बताएं या मैं सॉल्व कर दूं उसके बाद ही आपको ऐसे इसका सलूशन बताऊं। मुझे लगता है आपको साथ साथ मेरे साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मैं आपको टाइम भी दूंगा। ओके, थैंक यू। जेपीएससी मेंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। ऐसे स्टार्ट कर दीजिए आप। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।